कभी सोचा है जब मोमबत्ती जलती है तो उसका मोम जाता कहाँ है? क्या वो बस हवा में गायब हो जाता है? आज हम मिलेंगे एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट संजय और उसकी टीचर रेनू से और देखेंगे कि वो दोनों मिलकर इस बड़ी पहेली को कैसे सुलझाते हैं। तो ये है संजय। एक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर उनके दिमाग में एक सवाल आता है। वो अपनी टीचर रेनू मैम से पूछते हैं एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, पर इसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान किया है। और यहीं से हमारी आज की छानबीन शुरू होती है। रेनू मैम मुस्कुराती हैं। वो समझ जाती हैं कि संजय का सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि बहुत गहरा है। वो उसे बताती हैं कि हिस्ट्री के सबसे तेज दिमागों ने भी यही सवाल पूछा था। और फिर वो वादा करती हैं कि चलो हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने साइंस की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो पहले सुराग के लिए रेनू मैम सीन सेट करती हैं। वो कहती हैं कि चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसे डिजाइन किया था महान वैज्ञानिक एंटवान लेवोजिए ने। लेवोजिए एक ऐसे इंसान थे जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि चीजें बस यूं ही गायब हो सकती हैं। अच्छा, तो रेनू मैम संजय को लवॉइजियर के एक्सपेरिमेंट का एक एक स्टेप बताती हैं। पहले सोल्यूशन एक्स को एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब में रखो, फिर सोल्यूशन वाई को एक कॉनिकल फ्लास्क में। अब उस ट्यूब को बड़े ध्यान से फ्लास्क के अंदर लटका दो और उसे ऊपर से सील कर दो। फिर पूरे सेटअप का वजन करो। इसके बाद फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करके दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दो। अब सस्पेंस बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब केमिकल्स रिएक्ट कर लेंगे और हम फ्लास्क को दोबारा तोलेंगे तो वजन का क्या होगा? और अब आता है अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, रंग बदल रहा है, लेकिन वजन बताने वाली मशीन पर जो नंबर है वो टस से मस नहीं होता। 1 ग्राम भी नहीं। 150.5 ग्राम पहले भी और बाद में भी। संजय तो हैरान है, भाई ये कैसे हो सकता है? तब रेनू मैम केमिस्ट्री का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम बताती हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब सिंपल है, किसी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। मैटर गायब नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। तो संजय की मोमबत्ती का मोम वो असल में गायब नहीं हुआ था, वो तो बस जलकर कुछ इनविजिबल गैसेस में बदल गया था। इस बात को और पक्का करने के लिए रेनू मैम और संजय अपनी टेक्स्ट बुक से एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए जरा हिसाब देखते हैं। रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास क्या था? सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम और एसिटिक एसिड 6.0 ग्राम। दोनों को मिलाया तो कुल वजन हुआ 11.3 ग्राम। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद क्या बना? सोडियम एसिटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और पानी 0.9 ग्राम। इन सबको जोड़ें तो अरे ये भी एग्जैक्टली 11.3 ग्राम है। 1 मिलीग्राम भी इधर उधर नहीं। बात साबित हो गई। तो पहेली तो सुलझ गई, मैटर गायब नहीं होता। कूल। लेकिन रेनू मैम बताती हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केमिस्ट्री का एक और बहुत जरूरी नियम है। वो कहती हैं, संजय एक बात सोचो, जब हम केक बनाते हैं तो क्या अंदाजे से कुछ भी कितना भी डाल देते हैं? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर बार परफेक्ट केक बनेगा? नहीं, राइट। एक रेसिपी होती है। केमिस्ट्री भी ना बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी की तरह ही काम करती है। मतलब जैसे केक की रेसिपी में मैदा, चीनी, अंडे सबका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक वैसे ही केमिकल कंपाउंड्स की भी अपनी पक्की फिक्स्ड रेसिपीज होती हैं। और इस बात को समझने के लिए रेनू मैम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देती है, पानी यानी H2O। और ये देखिए, ये डोनट चार्ट इस बात को कितना क्लियर कर देता है। पानी आप कहीं से भी ले लो, नदी का, बारिश का या लैब में बना लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। 1 हिस्सा हाइड्रोजन तो 8 हिस्से ऑक्सीजन। ये रेसिपी कभी नहीं बदलती। इट्स अ रूल। अब रेनू मैम इस रेसिपी लॉ के पीछे के मास्टर शेफ से मिलवाती हैं। ये थे एक केमिस्ट, जोसेफ एल प्रूस्ट। इन्होंने ही ये खोज की थी कि हर केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मास के हिसाब से हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होते हैं। मतलब हर कंपाउंड का अपना एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और इसी वजह से केमिस्ट्री इतनी प्रिडिक्टेबल है। तो अब हमारे पास 2 पक्के नियम हैं। पहला, मास कंजर्व होता है। दूसरा, कंपाउंड्स की फिक्स्ड रेसिपीज होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में है, क्यों? आखिर मैटर ऐसा बिहेव करता ही क्यों है? और इस क्यों का जवाब देने के लिए रेनू मैम मिलवाती हैं उस जीनियस से जिसने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। एक हम्बल स्कूल टीचर जिनका नाम था जॉन डाल्टन।
जरा जॉन डाल्टन की लाइफ पर एक नजर डालिए। 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में पैदा हुए और सोचिए सिर्फ 12 साल की उम्र में वो टीचर बन गए। उनकी जानने की इच्छा, उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें मैनचेस्टर ले आई और वहीं पर उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हुए अपनी वो रेवोल्यूशनरी एटॉमिक थ्योरी दी जिसने साइंस की शक्ल ही बदल। रेनू मैम समझाती हैं कि डाल्टन का वो बिग आइडिया क्या था जिसने लेवोइसियर और प्रोस्ट के नियमों के पीछे का क्यों समझाया। डाल्टन ने कहा, हर चीज, ऑल मैटर, बहुत ही ज्यादा छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है और उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। डाल्टन की थ्योरी ने उन दोनों नियमों के पीछे की असली वजह बता दी। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों काम करता है? क्योंकि डाल्टन ने कहा कि एटम्स को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, वो तो बस एक रिएक्शन में रीअरेंज होते हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्यों काम करता है? क्योंकि एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशोज में ही जुड़ते हैं। ये है असली कारण। तो रेनू मैम संजय के लिए डाल्टन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स को फटाफट समराइज करती हैं। पहला, हर चीज एटम से बनी है। दूसरा, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, न बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। चौथा, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होते हैं। और पांचवा, एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियोज में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। सिंपल। तो लेसन के आखिर में रेनू मैम संजय की तारीफ करती हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती के बारे में पूछे गए एक सिंपल से सवाल ने उन्हें केमिस्ट्री की 200 साल की हिस्ट्री के सफर पर भेज दिया। लेकिन जाने से पहले रेनू मैम एक आखिरी बात, एक आखिरी रहस्य छोड़ जाना चाहती हैं। तो चलिए आज की 3 सबसे बड़ी बातों को याद कर लेते हैं। नंबर 1, मास इज कंसर्व्ड, मतलब मैटर गायब नहीं होता, बस रीअरेंज होता है। नंबर 2, प्रोपोर्शंस आर कांस्टेंट, मतलब कंपाउंड्स की अपनी फिक्स्ड रेसिपी होती है। और नंबर 3, एटम्स आर द रीजन, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ही इन दोनों नियमों को एक्सप्लेन करती है। और रेनू मैम इस कहानी को एक जवाब पर खत्म नहीं करती, बल्कि एक नए और भी गहरे सवाल पर। वो संजय से कहती हैं, बहुत बढ़िया काम संजय, तुमने एटम को तो समझ लिया, लेकिन एक बात बताओ, अगर सब कुछ एटम से बना है तो फिर एटम किससे बना है? और इसी सवाल के साथ एक बिल्कुल नए रहस्य का दरवाजा खुल जाता है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस अनदेखी दुनिया के अंदर आखिर और क्या-क्या छिपा है। मैम, एक सवाल था, जब कोई चीज रिएक्ट करती है तो वो जाती कहाँ है? अरे वाह संजय, बहुत अच्छा सवाल है। चलो इसका जवाब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट से ढूंढते हैं। देखो, पहले ये 2 केमिकल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इन्हें फ्लास्क में डालते हैं, पर मिलाना नहीं है। ठीक है, अब फ्लास्क को कॉर्क से बंद करते हैं और फिर इसका वजन मापते हैं। देखो संजय, वजन आया 150.23 ग्राम। ये नंबर याद रखना, ठीक है? चलो, अब असली मजा। फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करके सॉल्यूशंस को मिला देते हैं और फिर से तौलते हैं। अरे ये क्या, वजन तो बिल्कुल नहीं बदला, एकदम सेम है। बिल्कुल सही, और इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास कभी बदलता नहीं है। ठीक है मैम, वजन तो सेम रहता है, पर क्या अंदर की चीजें भी हमेशा एक ही रेशियो में होती हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसे एक परफेक्ट रेसिपी की तरह समझो। हर चीज का अनुपात एकदम फिक्स होता है। जैसे पानी को ही ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। और संजय, यही है हमारा दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन मैम, ये नियम काम क्यों करते हैं? इनके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब हमें जॉन डाल्टन ने दिया। वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और उनका आइडिया कमाल का था। डाल्टन का सबसे बड़ा आइडिया था कि सारी दुनिया बहुत छोटे कणों से बनी है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। उनकी एटॉमिक थ्योरी ने कुछ बहुत जरूरी बातें बताईं, जिससे सब कुछ साफ हो गया। और जानते हो, डाल्टन की इसी थियरी ने हमारे दोनों नियमों को एकदम परफेक्टली समझाया। ओह, तो मतलब एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, खत्म नहीं होते, और वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। तो क्या एटम ही दुनिया की सबसे छोटी चीज है, या उससे भी छोटा कुछ होता है? नमस्ते, आज हम एक बहुत ही कमाल का रहस्य सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा राज जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, सब कुछ। तो तैयार है सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल। जरा अपने चारों ओर देखिए। ये कुर्सी,
ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं, और तो और हम खुद। कभी सोचा है ये सब आखिर किस बुनियादी चीज से बना है? संजय, जरा सोचो, अगर हम किसी भी चीज को, मान लो एक पत्थर को तोड़ते जाएं और छोटा करते जाएं, तो आखिर में वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज क्या होगी जिससे ये सब कुछ बनता है? इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक मिस्त्री है। वो क्या करता है? वो छोटी छोटी ईंटों को एक एक करके जोड़ता है और देखते देखते एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देता है। तो उस पूरी इमारत का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, वो क्या हुआ? वो एक अकेली ईंट है ना। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। एक नन्ही सी चींटी को देखिए। वो रेत के छोटे छोटे अनगिनत दानों को जोड़ जोड़कर अपना कितना बड़ा घर बना लेती है। तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? रेत का वो एक छोटा सा दाना। तो बस ठीक इसी तरह हमारी दुनिया में हर पदार्थ का, हर चीज का जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है, उसे हम कहते हैं परमाणु, यानी कि एटम्स। जी हाँ, ये एटम्स ही वो अदृश्य ईंटें हैं जिनसे ये पूरी कायनात बनी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, एटम्स सुन तो लिया, लेकिन ये आखिर कितने छोटे होते हैं? क्या हम इन्हें देख सकते हैं? चलिए, इनकी इस अविश्वसनीय अदृश्य दुनिया में झांक कर देखते हैं। देखिए, एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इनको नापने के लिए हम नैनोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। सोचकर देखिए, 1 मीटर लंबी रस्सी के 1 अरब टुकड़े करें तो जो एक टुकड़ा होगा उतना छोटा। चलिए, इस टेबल से समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर एक सेब का साइज इतना है और एक चींटी का इतना, तो पानी का एक मॉलिक्यूल कितना छोटा है। और अब देखिए हाइड्रोजन का एक एटम। अरे बाप रे, ये तो और भी छोटा है। ये इतना छोटा है कि अगर हम लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक रखें ना, तब जाके हमारे बाल जितनी मोटी एक परत बनेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, तो इनके बारे में इतनी बात ही क्यों करनी? बात इसलिए करनी है क्योंकि हमारी पूरी दुनिया परमाणुओं से ही तो बनी है। हम भले ही उन्हें देख ना पाएं, पर वो हर जगह हैं और हर पल हमारे होने या न होने पर असर डालते हैं। अच्छा, अब दुनिया में इतने सारे अलग अलग तरह के एटम्स हैं, तो वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बात करने का, इन्हें लिखने का कोई तो तरीका निकाला होगा, राइट? हाँ, उन्होंने इसके लिए एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज बनाई है। चलिए, आज उस भाषा के कुछ राज सीखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, डाल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने तत्वों के लिए, मतलब एलिमेंट्स के लिए, सिंबल के तौर पर ऐसे चित्रों का इस्तेमाल किया था। हर एलिमेंट का अपना एक अनोखा प्यारा सा पिक्चर सिंबल होता था। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल था और कंफ्यूजिंग भी। फिर बजीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि हम हर एलिमेंट के नाम के पहले 1 या 2 लेटर्स का इस्तेमाल क्यों ना करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O। ये नया तरीका कितना आसान और साफ सुथरा हो गया है ना। और आज IUPAC नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इन सिंबल्स को मंजूरी देती है, और इसके नियम भी बहुत सिंपल हैं। पहला लेटर हमेशा बड़ा यानी कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा छोटा यानी स्मॉल। जैसे एल्यूमिनियम के लिए Al सही है, Al नहीं, और कोबाल्ट के लिए CO सही है, CO नहीं। बस इतनी सी बात है। और एक मजेदार बात बताऊं, कुछ सिंबल्स ना इंग्लिश नामों से नहीं बल्कि उनके पुराने लैटिन या ग्रीक नामों से लिए गए हैं। जैसे आयरन का सिंबल I या आयर नहीं है बल्कि Fe है। क्यों? क्योंकि ये उसके लैटिन नाम फेरम से आया है। ठीक वैसे ही सोडियम का सिंबल Na उसके लैटिन नाम नेट्रियम से आया है ना दिलचस्प? अच्छा, अब शायद सबसे मुश्किल सवाल, अगर हम एटम को देख ही नहीं सकते, तो उसका वजन यानी कि उसका मास कोई कैसे पता लगा सकता है? ये तो नामुमकिन लगता है। चलिए, इसे फिर से एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक फल वाला है जिसके पास वजन तोलने वाले बाट नहीं है, तो वो क्या करता है? वो एक बड़ा सा तरबूज लेता है और मान लेता है कि इसका वजन 12 यूनिट्स है। फिर वो उस तरबूज के 12 बराबर टुकड़े कर देता है। अब हर टुकड़ा 1 यूनिट के बराबर हो गया। अब वो बाकी सारे फल उस एक टुकड़े से तुलना करके तौलता है। इसी को कहते हैं रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट। पता है, साइंटिस्ट बिल्कुल यही तरीका अपनाते हैं। उन्होंने कार्बन 12 एटम को अपना तरबूज बना लिया।
उन्होंने कार्बन 12 एटम के मास के ठीक 12वें हिस्से को यानी 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड मान लिया और उसे नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट या शॉर्ट में यू। और बस अब बाकी सभी एलिमेंट्स के एटम्स का मास इसी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके निकाला जाता है। जैसे इस चार्ट में देखिए, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास लगभग 1 यू है, जबकि ऑक्सीजन का 16 यू है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 16 परमाणुओं के बराबर भारी है। सिंपल। तो अब हम जान गए हैं कि एटम्स क्या हैं, कितनी छोटे हैं और उनका मास कैसे मापते हैं। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, ये अकेले नन्हे नन्हे एटम्स मिलकर ये पूरी दुनिया, ये पहाड़, ये पेड़, ये शहर आखिर बनाते कैसे हैं? तो इसका जवाब ये है कि प्रकृति में ज्यादातर एटम्स अकेले नहीं रह पाते, वो अनस्टेबल होते हैं। इसलिए वो एक दूसरे से जुड़कर स्टेबल होना चाहते हैं और मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं। कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। और फिर ये मॉलिक्यूल्स और आयंस लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ इकट्ठा होते हैं और वही पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं। पानी की एक छोटी सी बूंद से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक सब कुछ इन्हीं के जुड़ने का कमाल है। तो देखा आपने एटम्स का रहस्य, जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर एटम्स हर चीज को बनाते हैं तो फिर खुद एटम के अंदर क्या हो सकता है? क्या ये कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है? इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि हम अगली बार अपनी बातचीत यहीं से शुरू करेंगे। ये तीनों चीजें दिखने में तो बिल्कुल अलग हैं, पर इनकी बुनियाद एक ही है। जी हाँ, ये सब बने हैं एटम्स यानी परमाणुओं से, जो इस यूनिवर्स के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनका साइज इमेजिन करना भी मुश्किल है। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। सोचिए, लाखों आइटम्स एक के ऊपर एक रखने पर कागज की एक शीट जितनी मोटाई बनती है। इसीलिए एटम की रेडियस नैनोमीटर में नापी जाती है, जो मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। मतलब एक एटम रेत के एक छोटे से कण से भी 10,000 गुना छोटा होता है। तो सवाल उठता है कि इतनी छोटी चीज की फिक्र ही क्यों करें? पर असल में ये बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम और हमारी दुनिया सब कुछ इन्हीं एटम से मिलकर बना है। पहले के साइंटिस्ट्स जैसे डाल्टन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए ऐसे पिक्टोरियल सिंबल्स यूज करते थे। पर आज IUPAC का दिया हुआ एक यूनिवर्सल सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसमें लेटर्स यूज होते हैं। इसके नियम बड़े सिंपल हैं, ताकि एलिमेंट्स के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ सिंबल्स लैटिन नामों से लिए गए हैं, जैसे आयरन के लिए Fe, जो फेरम से आया है। अच्छा, नाम तो दे दिए, पर इतनी छोटी चीज का वजन कैसे पता करें? इसके लिए साइंटिस्ट रिलेटिव मास का तरीका अपनाते हैं। इसे कहानी से समझते हैं। ठीक इसी तरह साइंटिस्ट कार्बन 12 एटम के मास को स्टैंडर्ड मानकर बाकी सबको नापते हैं। तो इस स्केल के हिसाब से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करीब 16 गुना ज्यादा भारी है। पर एक बात और, ये एटम ज्यादातर अकेले नहीं रहते। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं, जिनसे वो हर चीज बनती है जिसे हम छू सकते हैं। तो अगर एटम्स यूनिवर्स की भाषा के अक्षर हैं, तो सोचिए हमारे आसपास की चीजें क्या कहानी सुना रही हैं। दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स का राज क्या है? चलो मिलकर पता लगाते। वाह संजय, क्या सवाल पूछा है। ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, ये कुर्सी, तुम्हारी किताब, हवा, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? इसका जवाब ना बहुत सिंपल है, पर उतना ही फैसिनेटिंग भी। ये हर चीज बनी है नन्हे नन्हे, मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। सोचो, ये इतने छोटे हैं कि दिखाई भी नहीं देते, पर हैं हर जगह। तो ये मॉलिक्यूल आखिर है क्या? देखो, इसे ऐसे समझो, जैसे लेगो ब्लॉक्स जुड़कर कुछ बनाते हैं, वैसे ही 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब केमिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यही वो सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी चीज का जो अकेले रह सकता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल्स भी ना बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। जैसे हमारे अलग अलग परिवार होते हैं, वैसे ही इनके भी होते हैं। तो चलो आज इनके पहले परिवार से मिलते हैं। तो फैमिली नंबर 1 है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इस परिवार का एक बहुत सिंपल सा रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जैसों के साथ ही रहते हैं। मतलब इस फैमिली के सारे मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं,
प्योर, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, कोई और नहीं। अच्छा, अब ये पता करने के लिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक बड़ा कूल सा शब्द है, एटॉमिसिटी। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस एक मॉलिक्यूल में एटम्स की गिनती। अब देखो, कुछ एलिमेंट्स होते हैं बड़े इंट्रोवर्ट, जैसे हीलियम। ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, तो हम इन्हें कहते हैं मोनोएटॉमिक। मोनो मतलब एक। और फिर आते हैं ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स। ये सोशल होते हैं, हमेशा जोड़ी में रहते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो ये कहलाया डायएटॉमिक। डाई मतलब 2, इसीलिए हम इसे O2 लिखते हैं। और कुछ तो पूरी गैंग बनाकर रहते हैं, जैसे फॉस्फोरस। ये 4 के ग्रुप में रहते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4, मतलब टेट्राएटॉमिक। तो देखा, एटॉमिसिटी बस एक मॉलिक्यूल में एटम्स का नंबर है। सिंपल है ना? क्या बात है संजय, बिल्कुल सही पकड़ा। पानी यानी वाटर का मॉलिक्यूल तो अलग अलग एटम से बनता है, और तुम्हारा यही सवाल हमें ले जाता है मॉलिक्यूल्स की दूसरी फैमिली के पास। मिलिए फैमिली नंबर 2 से, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब इनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये तब बनते हैं जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक शर्त पर। उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, मतलब एक पक्की रेसिपी होती है जिसे आप बदल नहीं सकते। इसे ही कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस। चलो अपना फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, पानी, H2O। सब जानते हैं, पर कभी सोचा है कि ये H2O ही क्यों होता है, H3O या HO क्यों नहीं? चलो इसका पता लगाते हैं। देखो, अगर हम मास यानी वजन के हिसाब से देखें, तो पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है। अब अगर हम इन नंबर्स को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करें, हाइड्रोजन को 1 से और ऑक्सीजन को 16 से, तो हमें मिलता है एक सिंपल सा रेशियो 2:1। और बस यही वो राज है। इसीलिए पानी के हर एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और इसीलिए उसका फॉर्मूला है H2O। ये रेसिपी फिक्स्ड है, चाहे पानी नदी का हो या बारिश का। तो ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स की दोनों फैमिलीज के बारे में जान लिया। ये सब न्यूट्रल होते हैं, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर किसी एटम पर चार्ज आ जाए? तब एंट्री होती है आयॉन्स की। तो आयन क्या है? बहुत सिंपल है। आयन एक ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। ये बेचारे मॉलिक्यूल्स की तरह न्यूट्रल नहीं होते। अब आयन्स भी 2 तरह के होते हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कहते हैं कैटायन, जैसे सोडियम आयन Na पॉजिटिव, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें कहते हैं एनायन, जैसे क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। कैटायन, एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? हमारा टेबल सॉल्ट जो हम रोज खाते हैं, उसका असली नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये असल में पॉजिटिव सोडियम आयंस और नेगेटिव क्लोराइड आयंस से ही मिलकर बना है। तो चलो एक फटाफट रिकैप करते हैं। सेम एटम्स न्यूट्रल, वो है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे O2। डिफरेंट एटम्स फिक्स्ड रेसिपी न्यूट्रल, वो है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, जैसे H2O। और अगर पार्टिकल चार्ज्ड है तो वो है एक आयन, सिंपल। बहुत बढ़िया, अब आप मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच का फर्क समझ गए हैं। पर एक सवाल तो रह ही गया, आखिर ये एटम्स चार्ज्ड आयन बनते ही क्यों हैं? क्यों कोई इलेक्ट्रॉन देता है और कोई लेता है? इसके पीछे क्या राज है? इसका जवाब हम अगली बार जानेंगे। वाह संजय, क्या सवाल पूछा है। चलो इस यूनिवर्स के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। देखो, सब कुछ बना है मॉलिक्यूल्स से। ये कुछ नहीं, बस एटम्स का एक ग्रुप है जो साथ में जुड़े होते हैं। और यही वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में सिर्फ उसी के एटम्स होंगे। एग्जैक्टली, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही होते हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसे उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। सिंपल। जैसे देखो, आर्गन अकेला है, मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन 2 में डायएटॉमिक, और कुछ तो पॉलीएटॉमिक भी हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन O2 डायएटॉमिक हुआ क्योंकि उसमें 2 एटम्स हैं। सिंपल।
अरे वाह संजय, बिल्कुल सही सोचा। अब तुम कंपाउंड्स को भी समझने लगे हो। हाँ, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं तो बनता है कंपाउंड। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगा, ऑलवेज। और जब हम मास रेशियो को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एटम्स का सिंपल रेशियो 2:1। लेकिन रुको, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ पार्टिकल्स पर चार्ज भी होता है। मिलिए आयॉन्स से। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो है कैटायंस और जिन पर नेगेटिव वो है एनायंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। ये पॉजिटिव सोडियम आयन जो एक कैटायन है और नेगेटिव क्लोराइड आयन जो एक एनायन है से बनता है। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड जैसे और भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो चलो जल्दी से रिकैप करें। हमने सीखा मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, कंपाउंड और चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयंस के बारे में। तो सोचो, अगर एटम्स के जुड़ने से सब कुछ बनता है तो उनके टूटने से क्या होता होगा? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो है कैटायंस और जिन पर नेगेटिव वो है एनायंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। ये पॉजिटिव सोडियम आयन जो एक कैटायन है और नेगेटिव क्लोराइड आयन जो एक एनायन है से बनता है। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड जैसे और भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो चलो जल्दी से रिकैप करें। हमने सीखा मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, कंपाउंड और चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयंस के बारे में। तो सोचो, अगर एटम्स के जुड़ने से सब कुछ बनता है तो उनके टूटने से क्या होता होगा? पानी को H2O और नमक को NaCl। कभी सोचा है ऐसा क्यों लिखते हैं? ये कोई जासूसी कोड नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री की अपनी एक खास भाषा है। तो चलिए आज टीचर रेनू और उनके स्टूडेंट संजय के साथ मिलकर इस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं। देखो, संजय की तरह आप में से भी कई लोग इन कोड्स को देखकर सोचते होंगे H2O, NaCl, CO2, यार ये है क्या? जैसा कि संजय पूछ रहा है, मैम ये कोई सीक्रेट कोड है क्या? हाँ, एग्जैक्टली संजय, तुम बिल्कुल सही समझे। ये समझ लो कि एलिमेंट्स की अपनी एक सीक्रेट भाषा है। और पता है क्या, आज हम सब मिलकर इस भाषा को लिखना सीखने वाले हैं। रेडी हो? तो इस कोड को क्रैक करने की जो पहली चाबी है ना, वो है एक जादुई शक्ति जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। सोचो, ये हर एलिमेंट की अपनी एक सुपर पावर है। यही बताती है कि वो दूसरों से कितनी मजबूती से जुड़ सकता है। तो ये वैलेंसी आखिर है क्या भला? देखो, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की कैपेसिटी है। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि हर एटम के पास ना दूसरे एटम से हाथ मिलाने के लिए कुछ हाथ होते हैं। बस वैलेंसी इन्हीं हाथों की गिनती है। सिंपल। चलो इसे एक मजेदार गेम से समझते हैं, ठीक है? मान लो हमारे पास एक ऑक्टोपस है जिसे हम ऑक्सीजन मान लेते हैं और उसके हैं 8 हाथ। और दूसरी तरफ है कुछ इंसान यानी हाइड्रोजन जिनके पास सिर्फ 2 हाथ हैं। अब पहेली ये है कि अगर ऑक्टोपस को अपने सारे के सारे 8 हाथ यूज करने हैं और हर इंसान को अपने दोनों हाथ, तो एक ऑक्टोपस एक साथ कितने इंसानों को पकड़ सकता है? लगाओ जरा दिमाग। एकदम सही जवाब है 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? OH4। मतलब एक ऑक्टोपस 4 इंसानों को पकड़ सकता है। देखा, यही तो है वैलेंसी का कमाल। दोनों के जुड़ने की ताकत एकदम बैलेंस हो गई। ऑलराइट, अब जब वैलेंसी की सुपर पावर समझ में आ गई है तो असली मैजिक सीखने का टाइम आ गया है। मिलिए क्रिस क्रॉस ट्रिक से। ये एक ऐसी ट्रिक है जो पलक झपकते ही आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखा देगी। ये ट्रिक ना बहुत ही आसान है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो, स्टेप 1 एलिमेंट्स के सिंबल लिखो। स्टेप 2 उनकी वैलेंसी यानी सुपर पावर उनके ठीक ऊपर लिख दो। स्टेप 3 जो सबसे मजेदार है, वैलेंसी नंबर्स को अदला बदली कर दो, मतलब क्रिस क्रॉस। और आखिरी स्टेप 4 इन बदले हुए नंबर्स को सिंबल के नीचे छोटे से सबस्क्रिप्ट में लिख दो। बस हो गया काम। बहुत बढ़िया। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। संजय, चलो इस नई ट्रिक को कुछ असली एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई करते हैं। बाकी सब भी रेडी है ना? तो हमारा पहला मिशन है
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता लगाना। हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, एक है एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al और दूसरा है ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O। ठीक है, तो स्टेप 1 और 2 हमने सिंबल लिख दिए Al और O। अब इनकी सुपर पावर यानी वैलेंसी ऊपर लिखते हैं। एल्यूमिनियम की है +3 और ऑक्सीजन की है -2। और अब मैजिक का टाइम, बैलेंसी को कर दो क्रिस क्रॉस। तो एल्यूमिनियम को मिला ऑक्सीजन का 2 और ऑक्सीजन को मिला एल्यूमिनियम का 3 और टडा, हमारा फॉर्मूला तैयार है Al2O3। है ना एकदम मक्खन जैसा आसान। शानदार। चलो एक और राउंड हो जाए। इस बार मैदान में है मैग्नीशियम Mg जिसकी वैलेंसी है +2 और क्लोरीन Cl जिसकी वैलेंसी है -1। फिर से वही मैजिकल ट्रिक, वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करो और बूम, हमें मिला MgCl2। देखो संजय, अब कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये ट्रिक वाकई में काम करती है। अब तक का सफर तो काफी आसान था, है ना? पर अब तैयार हो जाओ बॉस लेवल के लिए। देखो, कुछ कंपाउंड्स में ना अकेले एटम नहीं होते, बल्कि एटम्स के ग्रुप्स होते हैं। इन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं और इनके लिए एक स्पेशल रूल है। रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपको एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन का ग्रुप चाहिए हो तो उसे एक ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हमें 2 हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप्स चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे MgOH2। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल से समझते हैं। कैल्शियम Ca की वैलेंसी है +2 और हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH की है -1। क्रिस क्रॉस करने पर हमें OH के 2 ग्रुप्स चाहिए, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में रखकर लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस। याद रखना, इसे CaOH2 लिखना एकदम गलत होगा। ये बहुत जरूरी नियम है। तो ये ब्रैकेट्स इतने जरूरी क्यों हैं? देखो, ये ब्रैकेट एक सेफ्टी शील्ड की तरह है जो पूरे OH ग्रुप को एक साथ रखता है। CaOH2 का मतलब है कि कैल्शियम एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के पूरे ग्रुप से 2 बार जुड़ा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो CaOH2 का मतलब होगा एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, जो कि पूरी तरह से एक अलग ही कहानी है और गलत है। बहुत खूब संजय, तुमने तो केमिस्ट्री का सीक्रेट कोड क्रैक कर ही लिया है। अब तुम केमिकल फॉर्मूले लिखने में मास्टर बन गए हो। तो अब तुम्हारे लिए और हमारे सभी दोस्तों के लिए एक फाइनल चैलेंज है। तो अब आपकी बारी। आज जो कुछ भी सीखा है उसे यूज करके बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सही केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से सोचना, ब्रैकेट्स का नियम याद रखना और अपना जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अरे रेणु मैम, ये क्या है? H2O, NaCl, केमिस्ट्री का कोई सीक्रेट कोड है क्या? हाँ, नहीं संजय, ये कोई सीक्रेट कोड नहीं, ये तो केमिस्ट्री की अपनी भाषा है। चलो सीखते हैं। सबसे पहले वैलेंसी को समझना होगा। ये किसी भी एलिमेंट के जुड़ने की पावर होती है। इसे ऐसे समझो, वैलेंसी मतलब एक एटम के हाथ। जैसे एक ऑक्सीजन एटम के 2 हाथ होते हैं जिनसे वो दूसरों से जुड़ता है, और हाइड्रोजन का, उसका होता है सिर्फ एक हाथ। तो फिर बताओ, एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स को पकड़ सकता है? 2। बिल्कुल, इसीलिए तो फॉर्मूला बनता है H2O। बस वैलेंसी ऐसे ही काम करती है। चलो अब इस खेल के कुछ नियम भी जान लेते हैं। 3 सिंपल रूल्स हैं। चार्ज बैलेंस करो, मेटल का सिंबल पहले लिखो और ग्रुप्स के लिए ब्रैकेट्स लगाओ। और हमारा मास्टर मूव है क्रिस क्रॉस मेथड। ये रही कुछ कॉमन वैलेंसीज की लिस्ट। ये चीट शीट बहुत काम आएगी। चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ढूंढते हैं। स्टेप 1, सिंबल्स लिखो Al और O। स्टेप 2, अब इनके ऊपर इनकी वैलेंसीज लिख दो, Al की 3+ और O की 2-। और अब आता है मैजिक स्टेप, इन नंबर्स को कर दो क्रिस क्रॉस। और ये देखिए, फॉर्मूला तैयार है Al2O3। है ना एकदम सिंपल? ओके, ये तो समझा। अब थोड़ा लेवल अप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, इसमें जब एक से ज्यादा ग्रुप हों तो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, CaOH2। अच्छा, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा? Ca2+ और O2-। बढ़िया सवाल। जब वैलेंसी सेम हो तो हम उन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो Ca2O2 बन जाएगा CaO। क्या बात है, बहुत सही।
चलो अब आखिरी चैलेंज के लिए तैयार? अब आपकी बारी। बताइए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na+ और O2-। तो अब आप केमिस्ट्री की ये भाषा पढ़ सकते हैं। अगला कौन सा राज खोलेंगे? मॉलिक्यूल्स की इस अमेजिंग और कलरफुल दुनिया में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे ना दिखने वाले मॉलिक्यूल्स का वजन या मास आखिर होता कितना है? वैसे साइंस में मास और वेट थोड़ा अलग है, पर चलो आज हम मॉलिक्यूल्स के मास को समझने के इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। ओ देखो जरा, यहाँ संजय के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया है। ये पूछ रहा है कि पानी यानी H2O का मास कितना है। क्या बात है संजय, बिल्कुल सही सवाल, और आज हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढने वाले हैं। तो संजय के इस सवाल का जवाब है एक सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। चिंता मत करो, नाम थोड़ा साइंटिफिक जरूर लग रहा है, पर यह है बहुत ही सिंपल। ओके, तो इसका मतलब क्या है? देखो, मॉलिक्यूलर मास का सीधा साधा मतलब है एक मॉलिक्यूल में जितने भी अलग अलग एटम्स हैं ना, उन सब के एटॉमिक मास को बस जोड़ दो। दैट्स इट। और इसे आसान बनाने के लिए हम इसे एक खास यूनिट में नापते हैं, जिसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स, या फिर शॉर्ट में U। और पता है इसको कैलकुलेट करना कितना आसान है? बच्चों का खेल है। बस 2 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स हैं उन्हें पहचानो, और दूसरा, उन सब के एटॉमिक मास को एक साथ जोड़ दो। हो गया। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आखिर प्रैक्टिस से ही तो सब क्लियर होता है। चलिए संजय के ओरिजिनल सवाल से ही शुरू करते हैं। पानी यानी H2O। तो पहला मिशन, पानी यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। रेडी हो सब? चलो शुरू करते हैं। अब देखो, कैलकुलेशन के लिए हमें इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ हाइड्रोजन यानी H का एटॉमिक मास है 1U, और ऑक्सीजन यानी O का एटॉमिक मास है 16U। ये 2 नंबर्स याद रखना। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो, H2O के फॉर्मूला में H के नीचे 2 लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 को उसके एटॉमिक मास यानी 1U से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मिलेगा 2U। और ऑक्सीजन, उसका तो सिर्फ एक एटम है, तो उसका मास 16U ही रहेगा। सिंपल। और अब बस आखिरी स्टेप, इन दोनों को जोड़ दो। 2U + 16U कितना हुआ? 18U। ये लो संजय, मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब। देखा कितना आसान था। एक तो हो गया, मजा आया ना? चलो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्या हम थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का मास निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। एक हाइड्रोजन का 1U, एक नाइट्रोजन का 14U, और यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मिलेगा 48U। अब बस सबको जोड़ दो। 1 + 14 + 48, टोटल हो गया 63U। सुपर्ब! संजय तो अब एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा है। लेकिन रुको, उसके दिमाग में एक और सवाल आ गया। हम जो नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका क्या वो भी एक मॉलिक्यूल है? यहाँ कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। यही तो है सबसे जरूरी बात। हर कंपाउंड एक जैसा नहीं होता। कुछ जैसे पानी या CO2 एटम्स के जुड़ने से बनते हैं, ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। पर नमक जैसी चीजें चार्ज्ड पार्टिकल से बनती है, जिन्हें हम कहते हैं आयंस। तो फिर इनका मास कैसे नापे? तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम एक थोड़ा अलग सा पर बहुत ही मिलता जुलता टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। घबराना नहीं, ये बस एक नया नाम है, काम वही है। इसकी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब है किसी कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं, उन सबके एटॉमिक मासेस का टोटल। बस फर्क इतना है कि ये शब्द हम आयन से बने सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। और यही है सबसे बेस्ट पार्ट। सुनो, नाम अलग है पर कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल 100% सेम है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलो हमारे टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का एग्जाम्पल देखते हैं। एक सोडियम Na एटम का मास है 23U और एक क्लोरीन Cl एटम का मास है 35.5U।
दोनों को ऐड कर दो और हमारा फाइनल आंसर आ गया 58.5 U। ये है NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास। सिंपल है ना? चलो एक लास्ट एग्जाम्पल ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाए। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। यहाँ एक कैल्शियम का मास है 40 U और 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो 2 को 35.5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मिलेगा 71 U। तो टोटल हुआ 40 + 71 यानी 111 U। तो चलो फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर्मूला यूनिट मास होता है आयॉन्स से बने कंपाउंड्स के लिए। पर सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका एकदम सेम है। बस सारे एटम्स के मास को जोड़ दो। देखो, संजय को भी अब सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो अब इस क्लास का आखिरी सवाल, और ये है आपके लिए। क्या आप मीथेन यानी CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं? छोटा सा हिंट, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 U और हाइड्रोजन का है 1 U। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। जरा सोचो, इस एक सिंपल से मेथड से हम यूनिवर्स के कितने सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मास पता कर सकते हैं। आज केमिस्ट्री की एक बड़ी पहेली सुलझाते हैं। रेनू मैम, ये मॉलिक्यूल्स तो इतने छोटे हैं, इनका मास पता कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल संजय, इसे मॉलिक्यूलर मास से समझते हैं। बहुत आसान है। सीधा सा हिसाब है, एक मॉलिक्यूल के सारे एटम्स का मास बस जोड़ दो। एकदम सही। चलो पानी के मॉलिक्यूल H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो, पानी में है 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। सिंपल है ना? अब मजे की बात यह है कि हमें इनका एटॉमिक मास पहले से ही मालूम है। बस एटम्स की संख्या को उनके मास से मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दो। और ये आ गया जवाब। पानी का मॉलिक्यूलर मास है 18 U। अरे वाह, ये तो समझ आ गया। पर मैम, ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? कैलकुलेशन तो एकदम सेम है, बस फर्क ये है कि इसे इस्तेमाल कब करना है। देखो, फॉर्मूला यूनिट मास हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो अब इसे कैल्शियम क्लोराइड पर ट्राई करते हैं। स्टेप्स एकदम वैसे ही हैं। तो यहाँ है एक कैल्शियम एटम और 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है? अगला स्टेप, पीरियोडिक टेबल से इनके एटॉमिक मास देख लेते हैं। अब बस इक्वेशन बनानी है, बिल्कुल पानी वाले एग्जाम्पल की तरह ही। और ये रहा हमारा आंसर। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास है 111 U। तो की टेक अवे ये है, कैलकुलेशन सेम, बस नाम अलग अलग है। तो अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो अब प्रैक्टिस की बारी। इन सब का मास कैलकुलेट करके देखो, पक्का कर लोगे। देखा, मैथ्स की मदद से हम अनदेखी दुनिया को भी समझ सकते हैं। अब अगला क्या?